स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद अब हम मैकेनिक्स में एक नए चैप्टर वर्क पावर एनर्जी की शुरुआत करेंगे। वर्क पावर एनर्जी ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम डिफाइन करेंगे और बेसिकली वर्क और एनर्जी को इन्वॉल्व करके हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम का ही एक स्पेशल केस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उस पूरे चैप्टर में हमारा बेसिक एम वर्क एनर्जी थ्योरम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इन दो चीज़ों को सीखना है। इन दो चीज़ों की मदद से बहुत सारे डायनामिक्स के क्वेश्चन रिलेटिवली आसान हो जाते हैं। वैसे तो हम इन प्रिंसिपल इस चैप्टर में आने वाले सारे क्वेश्चंस को शायद न्यूटन्स लॉ और काइनेमैटिक्स में जो पढ़ा है उसको यूज़ करके ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को यूज़ करने से बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आसान हो जाते हैं, मैथमेटिक्स आसान हो जाती है। तो एक तरह से मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है डिफरेंट सिचुएशंस का। वर्क, एनर्जी या पावर, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं। वर्क देखना पॉसिबल नहीं है, जो डेली यूजेस में, बातचीत में वर्क का मीनिंग हम समझते हैं, वो वर्क का मीनिंग फिजिक्स में नहीं होता। वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसको जैसे यहाँ फिजिक्स में डिफाइन किया जाएगा आपको उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। आप पढ़ने को वर्क करना कहते हो, आप पढ़ रहे हो 2 घंटे से तो आपने काफ़ी काम किया। फिजिक्स में वो वर्क नहीं है। फिजिक्स में वर्क हमेशा एक फोर्स परफॉर्म करता है और एक फोर्स वर्क परफॉर्म करता है, ऐसा कहते हैं जब फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस हो, और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में होना जरूरी है। कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट फोर्स की डायरेक्शन में अगर कुछ खिसका तब हम कहते हैं फोर्स ने वर्क परफॉर्म किया। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम वर्क को डिफाइन करेंगे, पावर को डिफाइन करेंगे, फिर एनर्जी को समझेंगे और फिर हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी थ्योरम और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा है वर्क को डिफाइन करना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्क इन फिजिक्स? वर्क इज परफॉर्म्ड बाय ए फोर्स अगर कोई कहता है मैंने वर्क किया, ठीक है, मैंने वर्क किया, इट एक्चुअली मीन्स मैंने किसी चीज़ पे जो फोर्स लगाया उस फोर्स ने कितना वर्क किया, या मेरे मसल्स ने इन जॉइंट्स को मूव करने में जो फोर्स लगाया उस फोर्स ने कितना वर्क किया। तो फोर्स परफॉर्म्स वर्क, दैट इज व्हाट यू नीड टू कीप in your mind. A force is said to perform work when its point of application gets displaced and at least some displacement should happen in the direction of force. When its point of application gets displaced, the displacement must have
a non-zero component along the line of action of the force. डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट फोर्स के लाइन के एक्शन के अलोंग होना चाहिए। इसका सिंपल मीनिंग ये है, ये एक बॉडी है लेटस से, और इस पे हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं ऐसा, और ये बॉडी ऐसे डिस्प्लेस होती है, इसका डिस्प्लेसमेंट आर है। आप ये मत सोचिए कि फोर्स इधर लगाया तो डिस्प्लेसमेंट इधर क्यों होगा, हो सकता है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन को ध्यान दीजिए, आपने एक बॉल को हवा में फेंका, उसका पाथ तो कुछ ऐसा है। अब हम mg फोर्स के वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो mg फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इट डज नॉट मीन कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ के बीच में वर्टिकल हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट तो कुछ और हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी गवर्न्ड बाय द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो। तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, उस पर डिपेंड करेगा उसका डिस्प्लेसमेंट। तो हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट कहीं और हुआ, फोर्स किसी और डायरेक्शन में। ऐसे केस में हम कहेंगे कि फोर्स ने वर्क किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट के अगर हम दो कंपोनेंट कर दें, फोर्स की डायरेक्शन में और फोर्स के परपेंडिकुलर, तो फोर्स की डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है। हम कहेंगे कि फोर्स ने वर्क किया, अपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को डिस्प्लेस करने में वर्क किया। लेकिन अगर फोर्स ऐसा लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट इसके परपेंडिकुलर हो, फोर्स इधर लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो, फिर से कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसा क्यों हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस थिंग्स, लाइक इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। सेकेंडली, हो सकता है इस बॉडी पे और भी बहुत सारे फोर्स लग रहे हो जिसकी वजह से ये इधर मूव कर रहा है। लेकिन इस वक्त हम इस फोर्स के वर्क डन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। बाकी जो फोर्सेज हैं उनके वर्क डन के बारे में अलग से सोचेंगे। पॉसिबल है फोर्स इधर लगा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपल एक टेबल के ऊपर इस ब्लॉक को पुश करके छोड़ दो, तो नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में ब्लॉक का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन ने कोई वर्क नहीं किया। जबकि इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसकी लाइन के अलोंग, ठीक है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, इसकी लाइन के अलोंग, फ्रिक्शन की लाइन के अलोंग ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है। फ्रिक्शन ने वर्क किया, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन ने वर्क नहीं किया। अगर आप इस ब्लॉक को ऐसा एक फोर्स लगा के पुल कर रहे हो, इस फोर्स ने भी वर्क किया, क्योंकि इस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है। डिस्प्लेसमेंट इधर 5 मीटर हुआ तो 5 cos थीटा इधर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट। तो मोटी बात ये कि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट होना चाहिए। फोर्स जिस चीज पे लग रहा है, जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, उस पॉइंट का डिस्प्लेस होना जरूरी है, और डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट फोर्स के अलोंग होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि फोर्स ने वर्क किया। अगर मैं दिन भर खड़े होकर इस बोर्ड को पुश करता रहा हूं, तो मैं जो फोर्स बोर्ड पे अप्लाई कर रहा हूं, इस फोर्स ने कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस नहीं हुआ। दिस बोर्ड डज नॉट मूव। सो मैं ये जो फोर्स बोर्ड पे लगा रहा हूं, इस फोर्स ने कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ओके, let us first talk about a constant force, a force that is constant in magnitude as well as direction. एक ऐसा फोर्स जिसका न तो मैग्नीट्यूड बदलता है न ही डायरेक्शन बदलता है, ऐसे फोर्स को हम कांस्टेंट फोर्स कहेंगे।
एक कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन हम कैसे डिफाइन करते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स F when its point of application gets displaced by R is defined as dot product of force and displacement. क्या लिखा है मैंने? Work done, please read this as work done. Work done by a constant force F. Work done by a constant force F when its point of application gets displaced by R. एक कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन, फोर्स है F, अगर उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस हुआ by displacement vector R, then we say that work done by the force is given by F dot R, force dot displacement. फिर से ऐसा ही एक सिंपल एग्जांपल मन में ले लेते हैं। ये ब्लॉक है, इसको आप ऐसा फोर्स लगा के पुल कर रहे हो एंड लेट अस से ब्लॉक इस पॉइंट से डिस्प्लेस होकर इस पॉइंट तक गया, ब्लॉक चलकर यहां आ गया। उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मींस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाला वेक्टर। ब्लॉक इनिशियली यहां था, फाइनली यहां है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाली ये स्ट्रेट लाइन, यही ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है। इस फोर्स ने ब्लॉक पर कितना वर्क किया? ब्लॉक वो पॉइंट है, वो ऑब्जेक्ट है जिस पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है और फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर डिस्प्लेस हुआ। फोर्स का वर्क डन F डॉट आर मीन्स F R cos theta, where theta is angle between force vector and displacement vector. एक कांस्टेंट फोर्स, एक ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स्ड हैं। इस पूरे जर्नी में, इस पूरे मोशन में इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो इसी डायरेक्शन में लग रहा था और फिक्स्ड मैग्नीट्यूड का था, तब हम उसे कांस्टेंट फोर्स कहेंगे। इस फोर्स ने अपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को डिस्प्लेस किया, या फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस हुआ, जिस कारण से हुआ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर है, एफ आर कॉस थीटा, जहां थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड आर। दिस इज नोन एज वर्क डन बाय द फोर्स। एज you can understand very well that work done is a scalar quantity. Dot product of two vector is a scalar quantity. It is not a vector. दो वेक्टर को हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि रिजल्ट स्केलर है। वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। यूनिट ऑफ वर्क डन इज, यूनिट ऑफ वर्क is Newton meter. Force is measured in Newton, displacement is measured in meter. So Newton meter is unit of work, which is also known as joule. So unit of work is Newton meter, which is also known as joule. This expression tells you
that work done by a force can be positive as well as negative. इस एक्सप्रेशन को देखकर हम बोल सकते हैं when theta is acute, theta is an acute angle somewhere between 0 to 90 as shown in this diagram, then cos theta is a positive number. When theta is anywhere from 0 degree to 90 degree, cos theta is a positive number, and therefore we say that when theta is acute, work done is positive. Please recall that magnitude of a vector quantity is always a positive number. This magnitude of force vector, it is a positive number. It is 10 Newton. It is never minus 10 Newton. R stands for magnitude of displacement. It is also a positive number. Magnitude of displacement can never be minus 5 meter. It is 5 meter. So this number and this number, they are positive numbers. When cos theta is also positive, so this whole thing is positive, we say work done is positive. When theta is 90 degree, work done of course is 0. ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर है देन वी से नो वर्क इज डन. कॉस ऑफ 90 डिग्री इज 0. अगर फोर्स ऐसा है जैसे कि इस ब्लॉक पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ने कितना वर्क किया जब ये ब्लॉक यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन होने से नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट डूइंग एनी वर्क. So in language of physics, work is performed by a force only when some displacement happens in the direction of force itself. If the entire displacement is perpendicular to the force, no work is done. Cos 90 degree is 0. When theta is obtuse angle, work done is negative. Angle between any two vectors can range from 0 degree to 180 degree. दो वेक्टर के बीच का एंगल, ये दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले एरोज हैं, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 120 डिग्री, 150 डिग्री और ये 180 डिग्री. दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री से बड़ा कभी नहीं होता. इस वेक्टर को अगर आपने फर्दर ऐसे रोटेट कर दिया देन दिस लोअर एंगल इज टेकन एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो इसको फिर से देखें, दो वेक्टर के बीच का एंगल 180, अब ये 210 डिग्री नहीं, ये वाला एंगल 150 डिग्री, दिस इज नोन एज एंगल बिटवीन वेक्टर्स. सो एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर इज ऑलवेज ranging from 0 degree to 180 degree. It is never taken greater than 180 degree. So at the max it can be 180 degree. When angle theta is higher than 90 degree, value of cos theta becomes negative. In second quadrant cos theta is negative. You have studied this in your trigonometry class. If this is the displacement and this is the direction of force, if this angle is obtuse angle, then work done by such a force is negative, because cos 120 degree or cos 150 degree or cos 140 degree will be a negative number. So work done by a force can be positive, it can be negative. Many of you must be wondering right now, what is significance of negative work? How can somebody perform negative work? Well, I told you in the beginning itself कि ये जो फिजिक्स की भाषा में वर्क है वो हमारे डेली लाइफ में जो वर्क वर्ड हम यूज़ करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट से बहुत डिफरेंट है. फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है. ये बड़ी ही एब्स्ट्रैक्ट सी क्वांटिटी है जिसको हम वर्क को ना तो हम टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं.
ना हम टेस्ट कर सकते हैं और ना ही हम उसकी वार्मथ को फील कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको फील नहीं कर सकते। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो सिर्फ बुक में होती है, सिर्फ पेन और पेपर पे होती है। फिर ऐसी अजीब सी चीज़ हम फिजिक्स वाले डिफाइन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस अजीब से फिजिकल क्वांटिटी को यूज़ करके हम वर्क एनर्जी थ्योरम बनाएंगे और उस वर्क एनर्जी थ्योरम की मदद से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये अपरेंटली मीनिंगलेस क्वांटिटी, इस समय तो हमें लग रहा है मीनिंगलेस चीज़ है, इसका क्या अर्थ हुआ? ये अपरेंटली मीनिंगलेस टर्म जो है वो जब वर्क एनर्जी थ्योरम के फॉर्म में लिखी जाएगी, उसमें जब ये फिजिकल क्वांटिटी यूज़ होगी तो हम पाएंगे कि ये सडनली यूज़फुल बन जाती है और उस वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज़ करके हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इस अजीबोगरीब से डेफिनेशन को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम तक, तब एक्चुअल में हम इसका यूज समझ पाएंगे कि हम ऐसी कोई चीज क्यों डिफाइन कर रहे हैं। फिजिक्स में अक्सर ऐसा होता है, किसी भी लॉ, किसी भी थ्योरम को समझने के पहले उसमें इन्वॉल्व होने वाली फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करना सबसे पहला काम होता है, उनको समझना इंपॉर्टेंट होता है। एक फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ही एग्जांपल है। बिकॉज आप जूनियर क्लासेस से ये सब पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा ठीक लगता है, पर एकदम एक लेमैन जिसने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी, उसको आप जाके बोलोगे एफ इज इक्वल टू एम ए, दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ, तो इट विल मेक नो सेंस टू हिम। ये एक्सप्रेशन न्यूटन सेकेंड लॉ मीनिंगफुल हो, इसके लिए आपको उसे समझाना होगा व्हाट इज फिजिकल मीनिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मास, what is meaning of physical quantity acceleration. Then only he will be able to understand that law. Similarly, students, right now we will be defining few terms, particularly work and energy. Then only we will be able to state work energy theorem. तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ओके, दिस इज हाउ वर्क इज डिफाइंड इन फिजिक्स। आई थिंक most common example of constant force in our daily life is weight, mg. ये प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो किया, थ्रू आउट द मोशन इसके ऊपर जो वेट फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है और उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड है mg। तो बॉडी यहाँ थी, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, डजंट मैटर, फोर्स का डायरेक्शन फिक्स्ड है, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, तो ये कांस्टेंट फोर्स है। ऐसे कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन को जानने के लिए हमें एक्चुअल में पाथ को जानने की जरूरत होती नहीं है। हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को जाने, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जाने, तो कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं, work done by a constant force is independent, of the path it only depends on displacement. Displacement of course depends on initial and final position. For example, consider this situation. A projectile, a ball of mass m,
is projected horizontally with some speed from the top of a tower. This ball, we all know, travels on a parabolic path and lands here. It travels on a parabolic path and lands at this location. Height of the tower is h, mass of the ball is m. So, ball starts from here, lands here. And suppose I ask you, what is work done by the weight, that means gravitational force, on the ball during its course of flight? Find work done by the weight of the ball on it during its course of flight. बॉल के वेट ने बॉल के ऊपर कितना वर्क परफॉर्म किया when the ball was flying. Now, the first observation that we should make is that the force, weight force, is a constant force. mg is a constant force. mg is a constant force. बॉल कहीं भी था, उस पे उसका जो वेट एक्ट कर रहा था वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में था और मैग्नीट्यूड फिक्स था mg. So the force involved is a constant force. So we will write weight that is equal to mg is a constant force. Weight is a constant force. How do we calculate its work done? We said that work done by a constant force is independent of path of the body. We should not worry about this path, curved path of the particle. It only depends on displacement. What is displacement of the ball? In the beginning the ball is here, in the end ball is here. So displacement is this red vector r. R is displacement vector. Forget about the path. This is the displacement vector, right? So displacement vector dot force. What is the force? mg. उस mg को आप कहीं भी दिखा सकते हो. mg is a vertically downward force like this. साफ सुथरे ड्राइंग के लिए यहाँ पे ही दिखा दे रहा हूँ. This is weight force mg. आप कहीं भी दिखा सकते हो. दो वेक्टर हैं, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एक mg है. उसको आप एक अलग से ड्राइंग में भी बना सकते हो कि ये mg है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. चलेगा है कि नहीं? Now, angle between this displacement and mg vector is theta, let us say. So work done by weight force will be force dot displacement. Force को मैंने लिखा W, W for weight. So this will be equal to WR cos theta, where theta is angle between vector R and W. Of course, in place of W I can write mg. Weight is equal to mg, and if you look at the diagram carefully, you will be able to understand that r cos theta is equal to h. If you look at the diagram carefully, you will be able to understand that r cos theta is actually equal to h. Look into this triangle, this right angle triangle. This angle is theta. So cos theta is h by r. Cos theta is h by r. So obviously r cos theta is h. So in place of r cos theta I can write h. So work done by gravitational force in this question is mgh. Now
I want you to take note of two important things. Work done by a constant force does not depend on path. It only depends on displacement. अगर क्वेश्चन ऐसा होता, मैं इस बॉल को अपने हाथ पे ऐसे लेकर, इस पैराबोलिक पाथ पे नहीं, फेंका नहीं मैंने उसको, मैं इस बॉल को अपने हाथ पर लेकर ऐसे अगर धीरे धीरे नीचे आ जाता है, यहां से चलकर यहां आ जाता, कैसे भी किसी भी रास्ते से, इस बॉल को मैंने अपने हाथ पे रखा, बॉल को ऐसे ले गया और ऐसे लेके यहां आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि बॉल को अगर मैं अपने हाथ पे सपोर्ट करता हुआ ऐसे किसी पाथ से यहां तक लाता, या इस पाथ से यहां तक लाता, बॉल को अपने हाथ पे नीचे लाया और फिर यहां ले गया, किसी भी पाथ से मैं बॉल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर अगर जाता, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg का वर्क डन इतना ही होगा। तुमने ठीक सुना। जब मैं बॉल को किसी और पाथ पर लेकर चल रहा हूं, किसी और पाथ पर, तो मैं भी बॉल पे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, इसलिए उसका पाथ पैराबोलिक नहीं है, डिफरेंट है, क्योंकि मैं भी उस पर फोर्स लगा रहा हूं। मैं उसको स्ट्रेट लाइन पे नीचे ला सकता हूं और फिर यहां लेके जा सकता हूं, मैं भी उस पर एक फोर्स लगा रहा हूं। मेरे फोर्स का वर्क डन क्या है, ये अभी आपसे नहीं पूछा गया, अभी आपसे सिर्फ mg फोर्स का वर्क डन पूछा जा रहा है, वेट का वर्क डन पूछा जा रहा है। वेट एक कांस्टेंट फोर्स है, पाथ कुछ भी रहा हो। यहां भी जब था तो बॉल के ऊपर जो वेट फोर्स एक्ट कर रहा था वो mg था और वर्टिकली डाउनवर्ड ही था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही फिक्स थे। वेट एक कांस्टेंट फोर्स था, चाहे पाथ ये रेड एरो के अलोंग हो, या इस ब्लैक कर्व के अलोंग हो, या इस डॉटेड कर्व के अलोंग हो, या फिर ये दो स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो, कोई भी पाथ हो, वेट फोर्स का वर्क डन हर हाल में इसी इक्वेशन से दिया जाएगा। अगर एक कांस्टेंट फोर्स है तो मुझे मतलब नहीं है इस बात से कि ऑब्जेक्ट का पाथ क्या था, मुझे मतलब है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या थी। इनिशियल से फाइनल पोजीशन को जोड़ दिया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, यही फोर्स का वर्क डन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पाथ कोई भी हो, अगर बॉल ए से बी तक गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन mg है, राइट। सो मैं यहां पे लिख देता हूं, इवन इफ द बॉल moves from, rather ball is moved from A to B along a different path, the work done by mg will remain equal to mgh. Work done by mg will be equal to mgh even if this ball is moved along a different path from point A to point B. पक्की बात। Next, I am sure that many of you must have noted one another thing in this example. Work done by gravitational force actually depends on this h only. Work done is mg r cos theta, and r cos theta is this h. So actually when a body is moving and gravitational force, when a body is moving, gravitational force performs work. That work done depends only on the height difference between the initial and final position of the body. वो बॉडी इनिशियली किस ऊंचाई पे था और फाइनली किस ऊंचाई पे है, ऊंचाई इंपॉर्टेंट है।
ये बॉडी अगर ए से बी नहीं, ए से सी मान लो आती है यहाँ, तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन सेम होगा। आप करके देखो। अगर ये ऑब्जेक्ट, बॉल को मैं फिर से हाथ में पकड़ के ए से सी तक लेके आऊं ऐसे किसी रास्ते से, लेट अस से, व्हाट विल बी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? मैं बॉल को लेके आ रहा हूं, मैं भी फोर्स लगा रहा हूं, उस फोर्स का वर्क डन अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या हो। तो बॉडी को यहां से सी तक लेकर आए, इस बार ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या लिखेंगे? आंसर है mg इंटू दिस r इंटू कॉस अल्फा। mg फोर्स, r डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अल्फा, तो ये mg r cos अल्फा। अब आप इस छोटे ट्रायंगल को देखिए, r cos अल्फा इज दिस हाइट, तो r cos अल्फा को फिर से h लिख देंगे तो mg h ही हो जाएगा। सो बेसिकली a से c जाएं, a से b जाएं या a से d जाएं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स रिमेन्स सेम। वर्क डन बाय mg depends only on the height difference h of the initial and final position of the body. It depends only on height difference height difference between the initial and final position of the body. मैं इसको और साफ सुथरे भाषा में लिख रहा हूं। सपोज एक m मास की बॉडी है, उसको पॉइंट A से पॉइंट B तक आप लेकर आए, किसी भी रास्ते से। ये एक पाथ दिखाया मैंने, इट कैन बी एनी पाथ। ये h है। अगर बॉडी को तुम A से B तक लेकर आए तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखिएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन द बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम A to B। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन द बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम A to B is mgh. It depends only on this h. It does not depend on this horizontal displacement. जो डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट है वही इंपॉर्टेंट। हाइट डिफरेंस मींस डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट। यहां एक और चीज मैं बताऊं, इफ बॉडी इज मूव फ्रॉम बी टू ए, अगर बॉडी को बी से ए मूव करोगे, नीचे से ऊपर लेकर जाओगे, देन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज माइनस mgh। ये मुझे लगता है आप खुद प्रूव कर लोगे। कर लोगे? नहीं कर पाओगे? चलो, अगर आप बॉडी को बी से ए लेकर गए हो, किसी भी रास्ते से लेके जाओ, ऐसे रास्ते से, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये वेक्टर पूरे रास्ते जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा था वो वर्टिकली डाउनवर्ड था। तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप एक सेपरेट डायग्राम में अलग से दिखा सकते हो। मैं यहाँ पे यही दिखा दे रहा हूँ। ये नीचे में दोनों वेक्टर की पूंछ एक साथ रख के दिखा रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि mg यहीं लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा। बॉडी कहीं भी हो, उस पर mg फोर्स लग रहा है। mg एक फोर्स है और रेड एरो एक डिस्प्लेसमेंट। ऐसा ड्रॉ किया। मान लेते हैं
ये एंगल थीटा है, 1 मिनट ऐसा मान लेते हैं। बी से ए लेकर गए हैं बॉडी को, हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना चाहते हैं। हमारे वर्क के डेफिनेशन के हिसाब से वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स when the body is moved from B to A is force dot displacement. What is force? mg. What is displacement? R into cos of 90 plus theta. Can you see that? ये फोर्स वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ये 90 प्लस थीटा है। A dot B मतलब AB cos theta, where theta is angle between two vectors. In this particular diagram, angle between red vector and mg is this angle, 90 plus theta. So dot product will be mg, that is force, r, that is magnitude of displacement, cos 90 plus theta. I guess all of you know that cos 90 plus theta is minus sin theta. Cos of 90 plus theta is minus sin theta. सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 डिग्री के बीच में अगर एंगल हो तो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। आप में से जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं और इस फॉर्मूले को नहीं जानते हो प्लीज याद करें। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। सो बी से ए तक बॉडी को किसी भी पाथ से डिस्प्लेस किया, ये ध्यान रखिएगा, पाथ इज नॉट नेसेसरली अलोंग रेड एरो, कोई भी पाथ हो, डिस्प्लेसमेंट ये हुआ रेड एरो, mg वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, तो जो वर्क डन है वो माइनस mg r साइन थीटा हुआ। अब आप फिर से इस ड्राइंग को देखिए, अगर ये हाइट h है तो इस ट्राइंगल में h बाय आर साइन थीटा की इक्वल है। इस ट्राइंगल में h डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा है। सो r इंटू साइन थीटा इज h. सो दिस r साइन थीटा कैन बी रिटन एज माइनस mgh. मैं यही कह रहा हूं, अब मेरे साथ रटना है। m मास का एक ऑब्जेक्ट कहीं है और किसी भी पाथ पे चल के वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से h नीचे आ गया। हॉरिजॉन्टल कितना मूव किया मतलब नहीं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर h हुआ है, नीचे आया है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होता है mgh। इस डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है कितना नीचे गया, ये इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mgh। और यही ऑब्जेक्ट अगर एक पोजीशन से ऊपर गया है, कहीं यहां से कहीं यहां गया है, किस रास्ते से गया है ये इंपॉर्टेंट नहीं, हॉरिजॉन्टली कितना चला ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, कितना ऊपर गया बस ये इंपॉर्टेंट। अगर ये ऑब्जेक्ट h ऊपर गया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निगेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन माइनस mgh। ऊपर से नीचे आया प्लस mgh, नीचे से ऊपर गया माइनस mgh। इतना तो याद रख लोगे ना। It does not depend on path. In fact, work done by any constant force is independent of path. It only depends on displacement, and displacement depends on initial and final position of the body, nothing else. I hope you are understanding. अजय एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एकदम सिंपल एलिमेंट्री क्वेश्चन। टू kg मास का बॉडी, ठीक है, इसको इस रफ फ्लोर पे मैंने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला के छोड़ दिया, and this object travels a distance of 10
से 10 मीटर एंड कम्स टू रेस्ट। 10 मीटर चलने के बाद ये रेस्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। वी विल एज्यूम दैट फ्रिक्शन फोर्स रिमेन्ड कांस्टेंट। पूरी यात्रा में फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट था। इस ब्लॉक को 10 की स्पीड से थ्रो किया, 10 मीटर दूर जाके रुक गया। व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस ब्लॉक? अभी तक जो हमारी जानकारी है उसकी बेसिस पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक? मैं वर्क एनर्जी थ्योरम पहले से जानता हूं, जो हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मुझे इसका आंसर ऐसे ही पता है। मैं इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर बोल देता हूं। और आप वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं जानते हैं, आपने सिर्फ वर्क का डेफिनेशन पढ़ा है, ठीक है, उसको यूज करके आप मुझे आंसर करेंगे। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन। देखो, दस मीटर दूर जाके ब्लॉक रुक गया। इट स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन। सिंपल काइनेमेटिक्स यूज करके हम रिटार्डेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं, ये इक्वेशन इनसे पूछ सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल 10 थी, एक्सेलरेशन बताओ अगर डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर रहा। 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट होने पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो इन्होंने कहा, इस इक्वेशन ने कहा कि जो एक्सेलरेशन है वो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन इधर है, तो रिटार्डेशन। इसकी बेसिस पे हम फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आपने उसको थ्रो करके छोड़ दिया, तो फ्रिक्शन की वजह से ही ये एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ। माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि डायरेक्शन इधर है एक्सेलरेशन का, वो इसलिए क्योंकि इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर है, इधर फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास कितना है? 2 kg, एक्सेलरेशन 5, 10 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट 10 न्यूटन है। कुछ लोग फिर प्लस माइनस को लेके उलझ रहे हैं। अरे माइनस साइन सिर्फ ये बता रहे हैं कि एक्सेलरेशन इधर है, फ्रिक्शन इधर है, मुंह से बोल रहा हूं, सुन रहे हो ना? माइनस क्या होता है? 10 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 मीटर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ? देखो, फ्रिक्शन फोर्स बाईं तरफ, डिस्प्लेसमेंट दाईं तरफ, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। फ्रिक्शन इधर लगा, फ्रिक्शन ब्लॉक पे लग रहा है और ब्लॉक इस तरफ डिस्प्लेस हुआ 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच का एंगल 180 डिग्री। हमने पहले ही कहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो तो वर्क डन निगेटिव होता है, होगा ही। cos 180 डिग्री -1 होता है। अगर किसी को नहीं पता तो याद करो, cos 180 डिग्री -1 होता है। फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड 10, डिस्प्लेसमेंट 10, cos 180 डिग्री -1, -100 जूल। What is work done by friction force? Answer is -100 जूल। इस चैप्टर के अंत तक जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम सीख जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इतने स्टेप्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम देखते ही बता देंगे आंसर। ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी 12 mv², उसका निगेटिव -100 जूल है, ऐसा देख के आंसर बताएंगे। तो इस चैप्टर में हमारा बेसिक गोल
उस थ्योरम को ही सीखना है। अच्छा, एक और ट्रिवियल क्वेश्चन पूछ, ये ब्लॉक जब यहां से आ गया तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क डन बताओ। टेबल का जो नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पे लग रहा है उसका वर्क डन बताओ। सबने बताया 0। नॉर्मल रिएक्शन ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तो कोई वर्क डन नहीं होता। वेट, ब्लॉक के वेट का वर्क डन बताओ, ब्लॉक के वेट का वर्क डन बताओ, 0। वेट वर्टिकल फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हुआ, फिर से कोई वर्क डन नहीं। 90 डिग्री का एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ये 2 ब्लॉक हैं, इस ब्लॉक को मैं खींच रहा हूं, मैं इसको पुल कर रहा हूं, and both the blocks are moving together. Both the blocks move together. Work done by friction on A is negative, पॉजिटिव और 0। कौन सा आंसर सही है, ए, बी और सी? इस ब्लॉक बी को मैं पुल कर रहा हूं, दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ए इज पॉजिटिव, इज नेगेटिव और इट इज 0। आई होप many of you have given correct answer. It is negative because friction always does negative work. No, in last example friction force performed negative work, but here is an example. You can see that friction force acting on block A is performing positive work, because which force is causing this block A to move? Of course, friction. Friction applied by B on A, that is the force which is driving this block A. So, as far as block A is concerned, it is getting displaced in the direction of friction. फिर से कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेके कि इस फोर्स की वजह से सिस्टम चल रहा होगा, इस फोर्स की वजह से। क्यों चल रहा है ये नहीं सोचना आपको, जिस फोर्स का वर्क डन पूछा गया उस फोर्स पे फोकस कीजिए। फ्रिक्शन जो ए पर लग रहा है, किस तरफ है, उस तरफ। ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट उस तरफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। वर्क डन एफ आर कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1, मतलब एफ इंटू आर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, वर्क डन एफ इंटू आर पॉजिटिव। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, work done FR cos 180 degree, cos 180 degree is -1, so work done is minus FR. So when force and displacement are oppositely directed, work done is minus F into R, and when they are in same direction, work done is simply F into R. So work done by friction force acting on A is positive. At the same time, work done by friction force acting on B, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन बी इज नेगेटिव। ऐसे देखो, मान लो ये पूरा सिस्टम आर डिस्प्लेस हुआ, आर दोनों साथ चल रहे हैं, ए और बी दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए इज एफ इंटू आर इंटू कॉस 0 डिग्री, एफ आर। But work done by friction force on B is F R cos 180 degree.
ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ और इस पर फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ, इस फ्रिक्शन ने ब्लॉक बी के ऊपर, ये फ्लोर के फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, फॉरगेट अबाउट इट, इसने जो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाया, ये फ्रिक्शन बाईं तरफ, इसका डिस्प्लेसमेंट दाईं तरफ, वर्क डन माइनस एफ आर। अगर ये दोनों ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट स्लिपिंग, दे आर मूविंग टुगेदर, क्वेश्चन सेज, in that case you can see that work done by this friction between two blocks on the system as a whole is 0. A और B दोनों पर मिलाकर फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन 0 है, एक के ऊपर प्लस एफ आर और एक के ऊपर माइनस एफ आर। तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर फ्रिक्शन ने कोई वर्क नहीं किया। फ्रिक्शन तब तक वर्क नहीं करता जब तक रबिंग ना हो। ऐसा हाँ, इंडिविजुअल बॉडी ए पे फ्रिक्शन ने वर्क किया, बी पे भी किया, लेकिन ए प्लस बी कॉम्बाइंड ऑब्जेक्ट लेंगे तो इन पे फ्रिक्शन का वर्क डन 0 है। रबिंग होने से फ्रिक्शन वर्क करता है, रबिंग नहीं होने से स्टैटिक फ्रिक्शन इस सिस्टम एज ए होल पे कोई वर्क नहीं कर रहा है। इंडिविजुअल बॉडी ए पे कर रहा है, इंडिविजुअल बॉडी बी पर भी फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, पर ए प्लस बी एज ए कॉम्बाइंड सिस्टम उस पर फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं हो रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं। इन जनरल अगर कोई आपसे पूछे कि कैन फ्रिक्शन फोर्स परफॉर्म पॉजिटिव वर्क, आंसर इज यस। कैन इट परफॉर्म नेगेटिव वर्क, द आंसर इज यस। Can it perform zero work? Of course, yes. There may be friction force acting on a block which is not moving. Okay, when there is no displacement, there is no work done. Or in this case, on the system as a whole, this internal friction is not doing any work on the system as a whole, when there is no relative motion between them. If there is relative motion between them, friction will perform work on the system as a whole. इसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर और इसका 2 मीटर हो तो फिर ये दोनों इक्वल और अपोजिट नहीं है, उनका मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा ना, R1 R2, तो फिर वो कैंसिल आउट नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ने के पहले एक और बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आंसर कीजिएगा। अ फोर्स F टू आई प्लस 4j न्यूटन displaces its point of application from point 1,1,1 meter to 2,3,4 meter या 2 to 2 meter. Find work done by force. चलिए वीडियो पॉज कीजिए और सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए प्लीज। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ठीक से लिखना है। एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1 1। एक पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 2 2। ये वेक्टर ए बी, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम कैसे लिखें? कैसे लिखे, याद है?
फाइनल पोजीशन बी है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 माइनस 1 आई कैप, इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस इसका वाई कोऑर्डिनेट 2 माइनस 1 जे कैप एंड सिमिलरली 2 माइनस 1 के कैप। x1 y1 z1 से x2 y2 z2 पे किसी चीज को डिस्प्लेस किया तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k होता है। इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज i प्लस j प्लस k। फोर्स 2i 4j। What is work done? Of course, F dot R. डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है ऐसे तो, जब दो वेक्टर आई जे फॉर्मेट में लिखे हो तो डॉट प्रोडक्ट निकालना सबसे आसान काम, वेरी इजी। सो दिस इंटू दिस, x1 x2 y1 y2 z1 z2 निकाल के तीनों को जोड़ दो, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 1 4 और 0 के कैप है यहाँ, 0 इंटू 1 0। सो दिस इज 6 जूल, 6 न्यूटन मीटर 6 जूल। सो वर्क डन बाय सच अ फोर्स इज 6 जूल, राइट। नाउ students, let us move on to understand how to find work done by a force when the force is variable. It is not a constant force. Work done by a variable force. Work done by a variable force. A force that is changing in magnitude or changing in direction or changing in both. एक फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड भर बदल रहा हो वो भी वेरिएबल है, जिसका डायरेक्शन भर बदल रहा हो वो भी वेरिएबल है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बदल रहे हो वो तो ऑफ कोर्स वेरिएबल है। एक पार्टिकल लेट अस से यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ, जब उस पर एक वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रहा था, उस फोर्स का वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, हम इस पूरे पाथ को बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट देंगे। इस पूरे पाथ को हम बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें, ऐसा मन में करोड़ों अरबों खरबों एकदम छोटे छोटे टुकड़े, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। हर पीस की लेंथ है 0.00000000000000001 मिलीमीटर, उससे भी छोटा। तो किसी भी एक ऐसे छोटे डिस्प्लेसमेंट में पार्टिकल बस यहां से यहां गया और कम और कम और छोटा, बस यहां से यहां गया, एक छोटा डिस्प्लेसमेंट। इस वक्त अगर पार्टिकल के ऊपर फोर्स F लग रहा था, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बदलता रहता है, पर इस समय जब पार्टिकल यहां था उस पर फोर्स F था, जो मुझे पता है। यहाँ एक बेहद छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट कि उतनी छोटी दूर में फोर्स बदला होगा ऐसा हम नहीं मानते। कितना छोटा डिस्प्लेसमेंट? 0.000000000000000 100 साल तक 0 फिर 1 मिलीमीटर। तो इतने छोटे डिस्प्लेसमेंट में फोर्स नहीं बदला होगा ऐसा सोच लेते हैं। इतने छोटे डिस्प्लेसमेंट में फोर्स का वर्क डन क्या होगा? आंसर है F डॉट डी आर। F डॉट डी आर, डी आर क्या है? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, राइट। F डॉट डी आर। अब इस पूरे पाथ में मैंने एक जगह छोटा डिस्प्लेसमेंट लिया डी आर, बहुत छोटा। यहां पर मुझे फोर्स F पता था, F डॉट डी आर निकाला तो इस छोटे डिस्प्लेसमेंट में फोर्स का वर्क डन निकल गया। अब इस पूरे पाथ को ऐसे करोड़ों छोटे छोटे सेगमेंट में तुमने डिवाइड कर दिया है।
हर छोटे सेगमेंट में जो फोर्स का वर्क डन है वो हमें ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पहुंचे डिस्प्लेसमेंट डी आर, यहाँ फोर्स का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब बदल चुका है, कोई बात नहीं। इस डिस्प्लेसमेंट के लिए एफ डॉट डी आर निकाला, हर छोटे 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 सेगमेंट में एफ डॉट डी आर एफ डॉट डी आर एफ डॉट डी आर निकाला, उन सभी एफ डॉट डी आर को जोड़ दिया। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे टर्म्स को जोड़ने का काम इंटीग्रेशन करता है। तो जब भी हमें बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स को ऐड करना हो तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। तो एफ डॉट डी आर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ए टू फाइनल पॉइंट बी, ऐसा लिख देते हैं। इंटीग्रेशन हमें ऐसा करना है कि यहाँ जो पहला छोटा डिस्प्लेसमेंट है उससे लेकर इस आखिरी छोटे डिस्प्लेसमेंट तक हम हर छोटे डिस्प्लेसमेंट के वर्क डन को जोड़ दें। दिस विल गिव अस द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो किसी भी फोर्स का वर्क डन एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन होता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ए टू फाइनल पॉइंट बी। किसी भी फोर्स का वर्क डन ऐसे ही डिफाइन करते हैं, ये जनरल डेफिनेशन है, ठीक है। अगर फोर्स वेरिएबल नहीं कांस्टेंट हो तो फिर इस f को इंटीग्रेशन साइन के बाहर रखा जा सकता है और फिर हमें वो इस इंटीग्रेशन से वही मिलता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, f डॉट आर। जब फोर्स कांस्टेंट हो तो मुझे इस पाथ के शेप की जानकारी जरूरी नहीं है, पार्टिकल कैसे कैसे ए से बी पहुंचा इसकी जरूरत ही नहीं जानने की। हम तो ए को बी से सीधा लाइन से जोड़ देंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है, f डॉट आर करेंगे, वर्क डन मिल जाएगा। लेकिन जब फोर्स वेरिएबल है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में फोर्स के वर्क डन को निकालकर उसे ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर हमें फोर्स का टोटल वर्क डन मिलेगा। एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, एक बिल्कुल ही सिंपल एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक फोर्स है, लेट अस से चलिए एक सिंपल सा केस लेते हैं। एक फोर्स है विच इज गिवन बाय 2x न्यूटन, आई मीन फोर्स चेंजेस विथ पोजीशन, जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बड़ा होता चला जाएगा। इट इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल विच मूव्स अलोंग x एक्सिस फ्रॉम पॉइंट x इज इक्वल टू 0 टू पॉइंट x इज इक्वल टू 4 मीटर। इट इज इन मीटर। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। ये एक्स एक्सिस है, एक्स जीरो पर एक पार्टिकल था, एक फोर्स इसको धक्का देता हुआ x इज इक्वल टू 4 तक लाया। फोर्स जब यहां से यहां चला, जब पार्टिकल यहां से यहां चला तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं था, तो फोर्स का डायरेक्शन फिक्स है। यहाँ इसको हम ऐसा लिख दें तो और अच्छा लगेगा, ऐसा लिख दो चलो 2x आई क्या, इससे एकदम फिक्स हो गया कि फोर्स पॉजिटिव x डायरेक्शन में ही लग रहा है और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। x0 पे उसका मैग्नीट्यूड 0 था, x1 पे उसका मैग्नीट्यूड 2 है, x2 पे उसका मैग्नीट्यूड 4 है, x3 पे उसका मैग्नीट्यूड 6 है, सो ऑन सो फोर्थ, x4 पे उसका मैग्नीट्यूड 8 है। तो जो फोर्स है वो यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग और यहाँ अलग, लगातार बढ़ता जा रहा है। इस फोर्स का वर्क डन बताना है जब पार्टिकल को x0 से x4 तक डिस्प्लेस किया गया। कर सकते हैं आप वीडियो पॉज करके? नहीं कर सकते हैं। ये वन डायमेंशनल केस है, यहाँ हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं
एक्स एक्सिस पे पार्टिकल है, जब वो किसी कोऑर्डिनेट एक्स पे है, उस पर फोर्स एफ लग रहा है, उसका एक छोटा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हुआ, पार्टिकल यहाँ से इधर जा रहा है, वो किसी समय एक्स कोऑर्डिनेट पे है, कोऑर्डिनेट उसका एक्स है, फोर्स एफ है, एक छोटा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हुआ, फोर्स का वर्क डन कितना होगा, एफ डी एक्स कॉस 0 डिग्री, छोटे डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेकर यहां तक ऐसे छोटे 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 करोड़ों डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारे स्टेप्स हैं, हर स्टेप में फोर्स ने जो वर्क किया उन सब वर्क डन को हमें ऐड करना है। तो हम उतना नहीं सोच के डायरेक्टली इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एफ डॉट डी एक्स का वर्क इंटीग्रेशन, एफ डी एक्स कॉस 0 डिग्री, बिकॉज एफ और डी एक्स दोनों एक ही डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन x0 टू फाइनल पोजीशन x4। f की जगह पे आप 2x लिख सकते हैं, cos 0 डिग्री तो 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 होता है, ऐसा। आई होप कि आपको ये इंटीग्रेशन याद है। x की पावर 1, x की पावर 2 हो जाएगी, डिनोमिनेटर में भी 2, ऐसा। ये बन गया 4 स्क्वायर बाई 2, 0 स्क्वायर बाई 2। कैसे करते हैं इंटीग्रेशन की लिमिट, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये बन गया कुल मिलाकर 16 जूल। फोर्स का वर्क डन है पार्टिकल को x0 से x4 तक लाने में, वो 16 जूल है, राइट। तो कोई भी वेरिएबल फोर्स हो, उसका वर्क डन जानने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। यहां मैं आपको एक छोटी सी चीज और याद करा दूं, देखो पिछले क्वेश्चन में फोर्स का वेरिएशन एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया था कि फोर्स इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 2x। अब एक डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें भी पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है, पार्टिकल एक्स एक्सिस पे ही चल रहा है, उस पे जो फोर्स लग रहा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही लग रहा है। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ एफ एक्स लिख दे रहा हूँ, फोर्स इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। पार्टिकल x0 से x4 तक डिस्प्लेस हुआ, फोर्स कांस्टेंट नहीं था, फोर्स वेरिएबल था, फोर्स बदल रहा था। लेकिन फोर्स कैसे बदल रहा था, पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि फोर्स ऐसे बदल रहा है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फोर्स बदल रहा है, पर वो किस तरीके से बदल रहा है वो एक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं देकर एक ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है। दिया हुआ है कि x0 पे फोर्स 0 था, x2 तक फोर्स बढ़ता गया और 10 न्यूटन हो गया। फोर्स ऐसे ही लग रहा है, ऐसे जब x2 पे पहुंचे तो फोर्स 10 न्यूटन लग रहा था, फिर फोर्स घटता 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 यहां पहुंचते पहुंचते 0 हो गया। तो एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स x डायरेक्शन में ही लग रहा है, और फोर्स का जो वेरिएशन है, फोर्स कैसे बदल रहा है, वो एक ग्राफिकल फॉर्म में दिया गया है। इस बार फोर्स का वर्क डन निकालना है आपको। क्या करेंगे, क्या करेंगे, फोर्स के वर्क डन का डेफिनेशन नहीं बदला, फोर्स का वर्क डन तो अभी भी ऐसे ही दिया जाएगा।
पर ये इंटीग्रेशन जानने के लिए हम इस ग्राफ के अंदर का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको याद करा दूं कि अगर y वर्सेस x ग्राफ है, ऐसा कोई भी ग्राफ है, ऐसा कोई भी ग्राफ है y वर्सेस x ग्राफ, तो y dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 ये इस एरिया के इक्वल होता है। ग्राफ और x एक्सिस के बीच बंद एरिया के इक्वल होता है। तो हमें फोर्स का वर्क डन जानने के लिए f dx का इंटीग्रेशन करना है, y dx का इंटीग्रेशन, y की जगह f है वेरिएबल, ठीक है ना, y की जगह यहां f है। f dx का इंटीग्रेशन हम कर पाते अगर फोर्स x के फंक्शन में दिया गया होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि फोर्स इज 2x, तो इसको लिख दिया 2x। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है, ग्राफ दिया है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को जानने के लिए हमें एक्चुअली कोई मैथमेटिक्स करने की जरूरत है ही नहीं। हमें इस ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच बंद ये एरिया पता करना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया जैसे आप नॉर्मल मेंसुरेशन में पढ़ते हो वैसे कैलकुलेट करना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज 4, हाइट इज 10, 20 जूल। So the work done by force is 20 joule. स्टूडेंट्स, वर्क फिर से मैं रिपीट कर दूं कि कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसको हम रियल वर्ल्ड में स्मेल कर सकें, टेस्ट कर सकें, सुन सकें, छू सकें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वर्क एक मनगढ़ंत फिजिकल क्वांटिटी है, एकदम फिक्शियस, नो डाउट। इसकी यूजफुलनेस तब समझ में आएगी व्हेन वी लर्न वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वेट फॉर दैट वर्क एनर्जी थ्योरम। गुड बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।